बाजार में हावी हुआ अमेरिका में दरें बढ़ने का डर। भारी बिकवाली की वजह से सेंसेक्स 600 पॉइंट टूटा। बैंक की इंफ्रा पावर शेयरों की हुई जोरदार पिटाई। जैसे शरीर में से आपने आत्मा निकाल दिया, मांस निकाल दिया, रक्त निकाल दिया, हड्डी निकाल दिया और मृत शरीर इस संसद के सामने आपने पेश किया है। ये स्थिति आज हो चुकी है इस अध्यादेश के आधार पर। जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष का सरकार पर जोरदार हमला। सरकार पड़ी नर्म, दिए बदलाव के संकेत। MMDR बिल को लेकर भी राज्यसभा में हंगामा। सरकार के हाथ लगा कुबेर का खजाना। कोल ऑक्शन से अब तक मिले 1,86,000 करोड़ रुपए। मौने इस्पात ने जीती उत्कल C ब्लॉक की नीलामी। स्पेक्ट्रम नीलामी से भी सरकार को उम्मीद से ज्यादा कमाई। 5वें दिन 94,000 करोड़ रुपए तक पहुंची बोलियां, लेकिन 3G स्पेक्ट्रम के लिए ज्यादा मांग नहीं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर फुल स्पीड पर काम। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के लिए 80% जमीन का हुआ अधिग्रहण। मालगाड़ी की रफ्तार भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे का लक्ष्य। आवाज को फक्र है अपनी स्त्री शक्ति पर। बाजार, कमोडिटी से लेकर इंडस्ट्री की विमेन लीडर ने बढ़ चढ़कर लिया हमारी खास पहल में हिस्सा। नारी उत्थान के बारे में HSBC इंडिया की कंट्री हेड अनालाल किदवई से एक्सक्लूसिव बात आगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आवाज की पहल और आगे बढ़ी। गिफ्ट प्रॉस्पेरस फ्यूचर के तहत 5 महिलाओं को दिया SIP का तोहफा। और इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर। बांग्लादेश ने 15 रन से हराया। शक्तवीर मौदुमला बने मैन ऑफ द मैच। क्वार्टर फाइनल में भारत से टक्कर मुमकिन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप हेडलाइन। बाजार में तेज हुई बुल और बेर की लड़ाई। बुल मारेंगे बाजी, अब बेर जमाएंगे कब्जा। बुल और बेर का जंग देखिए आगे। मॉरड इस्पात की कर्ज कम करने की कोशिश। पावर और स्पंज बिजनेस को बेचने की तैयारी। JSW और टाटा स्टील रेस में। कर्ज के जाल में फंसी पीपावाव डिफेंस के लिए बुरी खबर। CDR को लेकर हुई बैठक का नहीं निकला कोई नतीजा। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर प्रधानमंत्री की खरी-खरी। संसद में कहा रिहाई पर केंद्र से नहीं हुई थी बात। सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज हाहाकार मच गया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने आज बाजार का मूड और हौसला दोनों खराब कर दिया। बाजार में चौतरफा बिकवाली का दबाव था। गिरावट कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि सेंसेक्स निफ्टी एक झटके में 2% टूट गए। सेंसेक्स 600 पॉइंट लुढ़ककर 29,000 के नीचे आ गया। निफ्टी भी 88,100 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। तो आज के कारोबार का क्या हाल रहा, क्यों इतनी गिरावट रही, बता रही अब हमारे सहयोगी हर्षिता सावंत। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की बिकवाली हावी हुई है, उसी से भारतीय बाजारों का कॉन्फिडेंस भी बिखरता हुआ दिखाई दिया। और खास बात यह है कि आमतौर पर हम देखते हैं जब भी बाजार भारी गिरावट दिखाता है, निचले लेवल्स पर लोग खरीदारी करने के लिए सामने आते हैं। आज खरीदारों का अभाव था, इसीलिए हमने देखा है भारतीय बाजार 2% टूटे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बेहद कमजोर। 8756 के पर दिन की समाप्ति हुई। हालांकि 8750 के अहम लेवल को भी ब्रीच किया निफ्टी ने कुछ समय के लिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से नेगेटिव टेरिटरी में था। ज्यादा बिकवाली के हाथ दिखे और बहुत ही कम खरीदार। बैंकिंग काउंटर्स ने फिर से कमर तोड़ी है। सबसे पहले मार्केट की, यहां पर ICICI बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक, सिंडिकेट बैंक, येस बैंक जैसे काउंटर्स, चौतरफा बिकवाली का दबाव इस सेक्टर में देखने को मिला। टेक्नोलॉजी मेजर TCS की ओर से भी वो सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा एक्टिव थी, क्योंकि Q4 के आउटलुक को लेकर कंपनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और उसका असर हमने देखा माइंडट्री, इन्फोसिस जैसे कंपनियों पर भी पड़ा, जहां पर भी 2 से 2.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी। मेटल्स की चमक आज फिर फीकी हुई है। वैसे भी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और मौका मिलते ही लोगों ने इसे शॉर्ट किया।
सेसा स्टरलाइट 5% नीचे, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स की भी काफी ज्यादा धुलाई हुई है। पावर कंपनियां, खासतौर से अदानी पावर जैसे काउंटर्स, जहां पर हमने देखा है काफी अग्रेसिव बिडिंग हुई है। पिछले कुछ दिनों में कोल ब्लॉक्स के लिए 7.5% की गिरावट इधर आई। दूसरी तरफ एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी कंपनियां थी, तो नॉर्मली जो सेफर हेवन खरीदारी हम देखते हैं पावर कंपनियों में आती है, वो आज के सत्र में मिसिंग थी। लेकिन गेनर्स में जेएसपीएल सबसे आगे था। एक बहुत बड़ी कोल ब्लॉक इनके हाथ लगी, तो उसका जश्न बाजार ने जरूर मनाया। कुछ कवर के लिए एचयूएल में खरीदारी और लुपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर से भी थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल ये बाजार की दिशा बदल नहीं पाए। मिड कैप काउंटर्स में भी आज का दिन बेहद कमजोरी का था। 1.5% का नुकसान इंडेक्स में। पिपावाव डिफेंस जैसे काउंटर्स थर्सडे से पिट रहा है स्टॉक, आज 7% और टूटा। प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीएचएफएल, भले ही यहां पर कुछ पॉजिटिव खबरें आई हों कि 10 लाख से कम के लोन्स पर सरकार और भी ढील देने के लिए तैयार है, लेकिन इन कंपनियों को ज्यादा फायदा नहीं मिला। हालांकि सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये काउंटर जहां पर हमने देखा है पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते आज फिर 15% की तेजी। टीटागढ़ वैगन्स, बीएफ यूटिलिटीज जैसे काउंटर जरूर थे जहां पर हमने खरीदारी देखी, लेकिन क्लियर कट कॉल अब भी बाजार में लोगों का यही है कि शॉर्ट टर्म में और भी सेल साइड की पोजीशंस आती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पर टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया। लोकसभा में चर्चा के दौरान सरकार को विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों का विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस ने मांग की है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग ठुकरा दी है। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार का पक्ष रखते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ने विधेयक पर राज्यों से चर्चा की गई थी। Many of the states said that the current Land Acquisition Act passed by the government makes development impossible. Is it not the duty of us to take care of those concerns also? Today also honorable members from different sides, even my side also, they may express certain concerns. It is incumbent on the government of the day to take care of those concerns and see to it that these concerns are addressed too. That is the point which I am trying to make, sir. So it's not a unilateral decision taken by this government. It's a decision taken after proper consultation with the states. As many as 28 to 30 states were present in the meetings. लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सरकार के मौजूदा जमीन अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी बताया है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा है कि बीजेपी ने कानून की आत्मा खत्म कर दी है। जो अध्यादेश आप यहां लेके आए हैं, मैं उदाहरण दूंगा, वो तो ऐसा है कि जैसे शरीर में से आपने आत्मा निकाल दिया, मांस निकाल दिया, रक्त निकाल दिया, हड्डी निकाल दिया और मृत शरीर इस संसद के सामने आपने पेश किया है। ये स्थिति आज हो चुकी है इस अध्यादेश के आधार पर। वर्तमान में किसान के पेट में लात और मान लिया उद्योगपतियों की बात। We are opposing the bill, 100% we are opposing the bill. Sir, we opposed it on a point when 2013 bill came that for the private enterprises, private industrialists, 80% consent, 80% purchase if it is taken and 20% acquisition. That time also we opposed, and we are today also 100% we are opposing. Development, when the word is uttered, I always wonder, development for whom? Is it development for an Adani or for an Ambani or for a Ruya or for a Wadia, that they build more airlines, they take up more lands, they take up initially all the small private ports, then eventually government will sell the major ports also. So development for whom? जाहिर है कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आगे का रास्ता क्या है, सरकार इसे कैसे पास करवा पाएंगी। सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बीच का रास्ता क्या कोई निकल कर आएगा जहां सरकार इस बिल को वर्केबल भी बनाए और विपक्ष भी थोड़ी शांत हो?
देखिए, हंगामा तो हो रहा है, विपक्षी पार्टियां विरोध भी कर रही है, लेकिन सरकार इस विरोध को शांत करने के लिए, इस बिल को पारित कराने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाने का मन बना चुकी है। वेंकैया नायडू साफ कह चुके हैं कि चर्चा के दौरान सरकार इस बिल में कुछ संशोधन ला सकती है। अब संशोधन क्या होगा, इसका खुलासा उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सरकार सहमति की शर्त को दोबारा वहां पे जोड़ सकती है। जो पिछली सरकार थी, यूपीए सरकार ने, उसमें सहमति की 2 शर्त जोड़ी थी। पहला तो यह था कि अगर पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए आप जमीन अधिग्रहण करते हैं तो 70% जमीन मालिकों से आपको सहमति लेनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करते हैं तो 80% लोगों से सहमति लेनी पड़ेगी। इस शर्त को सरकार ने हटा दिया था। अब इस पर हंगामा काफी ज्यादा है, तो सरकार कुछ प्रोजेक्ट के लिए, खासतौर से प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए, हो सकता है कि सहमति की शर्त को वापस वहां पर लाए, लेकिन ये मामूली शर्त होगी, उससे बहुत ज्यादा कठोरता नहीं रहेगी। अब इसके पीछे 2 मकसद है। पहला मकसद ये है कि चूंकि सरकार के कुछ सहयोगी दल ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी एक संतुष्ट करना, उनको एक शांत करने का मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि विपक्षियों का जो तेवर है, विपक्षियों का जो विरोध है, उसकी हम इज्जत करते हैं, हम आपकी बात ही मानते हैं, इसलिए विपक्ष को शांत होने का एक मौका सरकार देना चाहती है। तो इस संशोधन के साथ हो सकता है कल लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया जाए। मामला असली फंसेगा आकर के राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर संशोधन के बावजूद विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं होती हैं, तो सरकार ऐसी सूरत में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने से परहेज नहीं करेगी। लेकिन यह है जरूर है कि राज्यसभा में इस बिल को पारित करा पाना उतना आसान नहीं होगा। सरकार कोल ब्लॉक नीलामी से मालामाल होने जा रही है। कोयला सचिव अनिल स्वरूप के मुताबिक कोल ब्लॉक नीलामी से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं और इसमें ई ऑक्शन से मिली रकम, रॉयल्टी पेमेंट और अपफ्रंट रकम शामिल है। साथ ही रिवर्स बिडिंग के चलते करीब 97,000 करोड़ रुपए का टैरिफ बेनिफिट भी मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सीएजी ने कोल ब्लॉक घोटाले में 1,86,000 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया था। उधर कोल ब्लॉक नीलामी के 5वें दिन मुंट इस्पात ने उत्कल सी ब्लॉक की नीलामी जीत ली है और कंपनी ने 770 रुपए प्रति टन के हिसाब से बोली लगाई है। और कोयला ही नहीं, स्पेक्ट्रम नीलामी भी सरकार का खजाना भरने जा रही है। 5वें दिन स्पेक्ट्रम नीलामी 94,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी से 82,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई थी। 5वें दिन को मिलाकर 31 राउंड की बोलियां हो चुकी है। खासकर 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए सबसे ज्यादा मांग है, वहीं 2100 मेगाहर्ट्ज यानी 3G स्पेक्ट्रम के लिए मांग उतनी नहीं है। Spectrum auction is going on. The government is having arm's length. A professional auctioneer is doing it. It will not be fair for the minister to speak a word about, and I don't wish to. और तेजी से बढ़ रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं की भूमिका, क्या है चुनौतियां, बात करेंगे एचएसबीसी की चेयरमैन नैना लाल की दुबई से इस ब्रेक के बाद। और सीएनबीसी आवाज ने 5 महिलाओं को दिए शानदार भविष्य का तोहफा। देखिए पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी बेटी, कभी मां, कभी डॉक्टर, कभी एक्टर, कभी होम मेकर तो कभी एंटरप्रेन्योर। आज की नारी के रूप अनेक हैं, समय के साथ रोल बदलते रहते हैं। और यहाँ पर आवाज पर इसलिए हम स्त्री शक्ति को सलामी दे रहे हैं, दिन भर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो हमारी टीम में महिलाएं हैं वो कैसे आगे बढ़कर आपके चैनल को सक्सेसफुल बनाती है। कॉर्पोरेट जगत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका दिख रही है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं एचएसबीसी इंडिया के चेयरमैन नैना लाल किदवाई। नैना जी, स्वागत है आपका। आज के माहौल में, आज के कॉन्टेक्स्ट में स्त्री शक्ति का क्या मायने हैं आपके मुताबिक? आप देखें तो जो स्त्री शक्ति के बारे में कॉर्पोरेट इंडिया के तरफ जो आप एक ये स्टडी करें तो जो
हमारे यहाँ भारत में बैंक्स को देखें या आईटी कंपनीज को देखें या एफएमसीजी कंपनीज और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज में देखें, इन सब कंपनीज के काफ़ी सीईओ अब स्त्री शक्ति दिखाते हैं कि सीईओ है और सीईओ बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनीज के हैं। तो और ये दिशा जो हम चल रहे हैं ये बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट इंडिया में तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। आप देखें तो जो रिक्रूटमेंट भी हो रहा है सिर्फ इन सेक्टर्स में नहीं, टूरिज्म के सेक्टर्स में भी, होटल्स में भी, रिटेल सेक्टर में भी, यहाँ जो नंबर्स हैं जो विमेन की, ये बहुत ही जल्दी बढ़ रही है। तो हमें इस पर अब थोड़ा ध्यान भी देना है कि जो आए ये नौकरी पकड़े, अपने आप को बढ़ाने का कोशिश करें, उनको ये ध्यान से चलना होगा कि वो बढ़ भी सके, कि देश भी उनको ये दिशा दिखा सके, उनके कंपनीज भी उनको ये दिशा दिखा सके। और तब सबसे ज़रूरी ये भी है कि उनके जो पति हो या माँ पिता जो भी हो, घर की जो माहौल है वो भी उनको ये सपोर्ट दे। पर ये ज़रूर बहुत ही अच्छी बात है कि हर साल जो हम देखें कॉर्पोरेट सेक्टर में तो काफ़ी ये प्रोग्रेस और उन्नति हम देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन है ना जी, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट जगत में कदम रखने के दौर और आज की बात करें तो हालात कितने बदले हैं? क्या महिलाओं के लिए कॉर्पोरेट जगत में आना थोड़ा आसान हुआ है या अब भी हालात आपको लगता है कि मुश्किल ही है? 30 साल पहले तो हम तो बहुत ही कम औरत थे जो नौकरी करने के लिए निकले थे, पर काफ़ी उसके बाद तो नंबर्स तो बढ़ते गए और जैसे नंबर्स बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि और मेरिटोक्रेसी की जो कॉर्पोरेट इंडिया उस पर ध्यान दे रही है, उससे भी ये प्रोग्रेस आती है। पर फ़र्क तो बहुत है। जब मैं जैसे ग्रिंडलेज बैंक में तब 1982 में आई थी, मुश्किल से हमें वॉशरूम हमारे फ्लोर पर नहीं मिलता था, हमें 2 फ्लोर्स आगे जाकर वॉशरूम ढूंढने पड़ते थे। तो फ़र्क तो बहुत है। तो हम ये गेज जरूर रखते हैं कि वुमेन्स की टॉयलेट कहाँ है और किस हाल में है, इसका ध्यान दें तो पूरा पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वुमेन को कैसे देखभाल करती है। तो बहुत ही गेजेस है। जी बिल्कुल नैना जी, और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे बढ़कर विमेन या महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सीएनबीसी आवाज ने अपने शुरुआत से ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम किया है। आज हमने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। चलते हैं श्वेता के पास और जानते हैं कि क्या ये कदम है। सीएनबीसी आवाज के फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के अभियान के तहत जो हमने शुरू किया है अपने चैनल के 10 साल पूरे होने पर, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक अंजाम दे रहे हैं। 5 महिलाओं को खास वुमेन्स डे के अवसर पर हम एक भेंट दे रहे हैं। संजय जी, क्या है ये भेंट और क्या है हमारा इरादा? बिल्कुल श्वेता, देखिए सीएनबीसी आवाज की बुनियाद है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना, वेल्थ का डेमोक्रेटाइजेशन करना, इन्वेस्टर एजुकेशन हम लगातार करते रहते हैं। लेकिन अब जो असल चीज है वो ये है कि लाखों करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के तहत कैसे एक नए इकोसिस्टम में लाया जाए। ये काम पूरे देश को करना है, सरकार को करना है, हम जैसे चैनल्स को करना है। तो इसीलिए हमने एक अभियान ये शुरू किया कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन शुरू किया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो अपना पहला कदम अपनी आर्थिक समृद्धि की तरफ कैसे बढ़ाएं। जो हमने जाहिर है कि अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर काम पहले से करते आए हैं, लेकिन उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी मौके पर आज ये जो आयोजन है ये खास तौर पर है कि उन महिलाओं के लिए जो बहुत मेहनत करती हैं, मशक्कत करती हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है, एक सीमित कमाई है, वो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, बचत के लिए, निवेश के लिए क्या कर सकती हैं। तो आज हम उनका एक एसआईपी अकाउंट खुलवा रहे हैं। इसके लिए शायद जरूरत है कि उनका एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाया जाए। इसकी पहली किस्त
500 रुपए की सिर्फ सीएनबीसी आवास देगा। इसके बाद के पैसे वो अपने आप भरेंगे और ये निवेश करने के लिए उनके लिए एक प्रकार का न सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड होगा बल्कि उनके लिए वास्तविक बचत होगी, वास्तविक पैसा उनके हाथ में होगा जिससे वो कमाई बढ़ाएंगे अपनी। संजय जी, हमारे साथ ये 5 महिलाएं हैं। श्वेता, यहां मैं आपको टोकूंगा क्योंकि ये महिला दिवस के उपलक्ष्य पर है, तो ये इनको एसआईपी के लिए जो हमको ये प्लेकार्ड गिफ्ट करना है, ये काम आप करेंगी और मैं इनका परिचय दूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ हैं कांति गोड, शशिकला ओहवल, विद्या डेरे और नूर जहां शेख, प्रीति मिंडलकर। ये सब लोग, प्रीति इसमें जैसे कि एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती हैं, विद्या बीकॉम के बाद टीचिंग कर रही हैं, इसी प्रकार से आप घर का खाना बनाने का काम करती हैं शशिकला, और कांति गोड जो हैं वो आप क्या करती हैं? आप टीचिंग के काम में हैं। इसके पहले आप लोगों ने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह का शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में कुछ पैसा वैसा लगाया है? LIC लिया हुआ था। तो बिल्कुल, निवेश के नाम पर श्वेता दरअसल होता है कि LIC से या हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस से शुरुआत होती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। अब आप इसको भेंट करें। ये एक टोकन है जिससे ये पता लग रहा है कि हम इन 5 को इनके अकाउंट्स खुलवा के देंगे। थोड़ा सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो प्रोसेस हम अगले 2-3 दिन में पूरा करेंगे। और इनमें से कुछ के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो पहले बैंक अकाउंट खोला जाएगा और फिर वो प्रोसेस आगे पूरा होगा SIP का। और ये शुरुआत का पहला कदम है। इसके बाद जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे साथ, कंपनियां हैं, NGOs हैं और साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जो हमको इस अभियान में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे चल करके शायद हम सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, एकदम। रेलवे में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेश का रास्ता साफ, करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। और अगर में फंसी हुई है पिपावाव की डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कहां अटका है मामला, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। रेलवे में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे ने मधेपुरा और मरहोरा इंजन कारखानों में FDI के जरिए 2400 करोड़ रुपए के निवेश की इजाजत दे दी है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए सीमेंस, GE और बॉम्बार्डियर जैसी MNCs शॉर्टलिस्ट की गई हैं। रेलवे में 100% FDI की छूट लागू होने के 6 महीने बाद 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेश के प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। लंबी देरी के बाद मधेपुरा के इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने और मरहोड़ा के डीजल इंजन कारखाने में विदेशी निवेश को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। रेलवे की ओर से मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने और मरहोड़ा डीजल इंजन कारखाने की अनुमानित लागत 2400 करोड़ रुपए तय की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय बोली 31 अगस्त को खोली जाएगी। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों को इस बारे में जानकारी अब दे दी गई है। मधेपुरा के प्रस्तावित इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने के लिए 4 बड़ी ग्लोबल कंपनियों एल्स्टॉम, सीमेंस, GE और बॉम्बार्डियर के नाम चुने गए हैं, जबकि मरहोड़ा के डीजल इंजन कारखाने के लिए 2 कंपनियां GE और EMD चुनी गई हैं। 2005 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ये 2 बड़े कारखाने लगाने का ऐलान किया था, लेकिन पिछले 1 दशक से पैसों की किल्लत के चलते इनका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। अब उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां तय होने के 3 साल के अंदर इन कारखानों में कामकाज शुरू हो जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और मोने इस्पा अपने सबसे बड़े कंसोलिडेशन की तैयारी में है। कर्ज का बोझ कम करने के लिए कंपनी पावर और स्पंज बिजनेस का हिस्सा बेच सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी मोने पावर में 87.5% और ओडिशा स्पंज में 35.17% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मोने पावर में हिस्सा खरीदने की रेस में JSW एनर्जी और टाटा पावर शामिल है। वहीं JSW स्टील की नजर ओडिशा स्पंज की हिस्सेदारी पर है। देश में डिफेंस क्षेत्र की सबसे बड़ी डील में रिलायंस इंफ्रा ने पिपावाव डिफेंस में हिस्सा तो खरीद लिया है, लेकिन पिपावाव डिफेंस का कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज अधर में लटका हुआ है। कंपनी के लेंडर्स की आज हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। CDR पैकेज को कम से कम 60% लेंडर्स की मंजूरी जरूरी है, लेकिन अब तक सिर्फ 50% लेंडर्स ने ही इसे मंजूरी दी है। और बाजार पर कौन हो रहा है हावी, देखेंगे बुल वर्सेस बेयर की डिबेट इस ब्रेक के बाद।
बाजार में भारी बिकवाली हावी थी। सेंसेक्स में 600 पॉइंट की गिरावट के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाजार में बेर हावी होते दिख रहे हैं। बाजार में मंदड़ियों और तेजड़ियों में जबरदस्त बहस चल रही है। क्या है इनके तर्क, ये जानने के लिए चलते हैं अनिल सिंघवी और प्रदीप पंड्या के पास। जिस तरह की मंदी बाजार में देखने को मिल रही है अनिल, इसकी वजह साफ तौर पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ढूंढनी चाहिए। जब मई 2013 में पहली बार QE वापस लेने का फैसला हुआ था, दुनिया भर के बाजार करेक्ट हुए, फिर से वही दौर लगता है रीप्ले होता हुआ नजर आ रहा है। 5000 का निफ्टी हमने देखा था, 68 का रुपया देखा था, उस तरह का दबाव फिर से देखने को मिल सकता है। और देखिए, क्रूड जो मदद कर रहा था उसने बॉटम बना ली, अब वो तो रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और एक और बुरी खबर आपको शायद इसी महीने से आनी शुरू होगी। यूरोप में कुछ और देशों में चुनाव हो रहे हैं और ग्रीस की तरह वहां भी एंटी यूरो पार्टीज अगर आई तो यूरो और कमजोर होगा, डॉलर और मजबूत होगा और दुनिया के बाजारों की शायद और बुरी हालत होगी। लेकिन QE3 खत्म होने के बाद सारे बाजारों ने नए लाइफ टाइम हाई बनाए हैं प्रदीप, और अमेरिका में जो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है वो भी हमें लगता है कि बाजार के लिए डिस्काउंटेड है काफी हद तक। ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, इन सारे तमाम विदेशी संकटों की वजह से जब भी भारतीय बाजारों में करेक्शन आया उसके बाद जो रिकवरी आई वो काफी जबरदस्त है। और हमें ऐसा लगता है कि जब ब्याज दरें 0% के आसपास हो ज्यादातर देशों में और इन्फ्लेशन नहीं के बराबर हो, ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए इतनी बेहतरीन ग्रोथ दिखाना, जो कि हम अगले 3 से 5 सालों में डबल डिजिट का सपना देख रहे हैं, तो लगता है कि भारतीय बाजारों को ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी ग्लोबल मार्केट स्टेबल होंगे, भारतीय बाजारों की उछाल ज्यादा बेहतर होगी। तो ये मौके दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स कमजोरी के बीच। सारी बातें सही है, लेकिन आप देखिए तो 30,000 के सेंसेक्स और 9,000 के निफ्टी में ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। बजट आया, बाजार ने पहले से ही डिस्काउंट कर लिया था। 2 रेट कट हुए, जिस दिन रेट कट हुआ उस दिन भी सरकारी बॉन्ड 2 बेसिस पॉइंट चढ़ के बंद हुए, यानी बाजार ने डिस्काउंट कर लिया था। आगे कुछ बचा नहीं है डिस्काउंट करने। सरप्राइज और मिलेंगे, दोनों ही रेट कट सरप्राइजिंग थे क्योंकि बाजार को अंदाजा नहीं था कि आने वाला है। और बजट के बाद भी फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को देखकर लोगों को लग रहा था कि रेट कट में वक्त है। ऐसे ही एक सरप्राइज और आ सकता है प्रदीप, रेटिंग अपग्रेड का, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तस्वीर जिस तरह से मजबूत होती हुई दिख रही है, सरप्राइज की उम्मीद रखिए, काफी कुछ आएंगे। मुश्किल है रेटिंग अपग्रेड होना, क्योंकि 3% का जो टारगेट हमें हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी था। वित्त मंत्री ने कहा उसमें तो 3 साल लगेंगे, 3 साल बाद देखेंगे रेटिंग अपग्रेड, अभी तो कहीं उसके आसार नजर नहीं आते। दूसरी तरफ सरप्राइज रेट कट आने के लिए मुश्किल यह है कि ये जो बेमौसम की बारिश हुई है, इसकी वजह से अब आप देखेंगे 3-4 महीने बाद खाने पीने की चीजों के दाम जो बढ़ने वाले हैं, ऐसे भी गर्मियों में बढ़ते हैं। मार्च से लेकर के सितंबर तक फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और हम उस सीजन में भी पहुंच रहे हैं। मुझे तो लगता है रघुराम राजन ने पहले अंदाजा लगाया कि इसके पहले की गंदे आंकड़े आने शुरू हों, मौका है अभी एक रेट कट कर लो। अब 6 महीने तक नहीं लगता कुछ अच्छे आंकड़ों को नजरअंदाज मत करिए। कॉल ऑक्शन 1 लाख करोड़ के 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार को पैसे मिल गए, 1 लाख करोड़ के आसपास की बोलियां लगती दिख रही है स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। दूसरी बात, क्रूड के दाम जो गिरे उसमें भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना बढ़ा दिया। तो पिछले कई सालों में इतना बड़ा खजाना सरकार के पास दिखा नहीं। तो भले ही 4% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा दिया हो सरकार ने, लेकिन लोग मान रहे कि रेवेन्यू को अंडर एस्टिमेट किया है, ग्रॉस मार्केट बोरिंग बढ़ती हुई नहीं दिख रही। तो फिस्कल डेफिसिट काबू में रहेगा और वो इन्फ्लेशन को काबू में रखने में काफी मदद करेगा। तो उस फ्रंट पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं फिलहाल। लेकिन सरकार को तो पता था कि ये ऑक्शन होने वाले हैं, अगर पता था तो फिर 3 साल आगे टारगेट ले जाने की जरूरत नहीं थी। तो शायद ये आंकड़े हमें कहीं ना कहीं भ्रम में डाल रहे हैं। बाजार को पता है, इसका हिसाब लगाया जा चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार जिस तरह से कदम उठाने की कोशिश कर रही थी, तमाम ऑर्डिनेंस लाए गए, अब उनको बिल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा है। पहली बार एक लगता है कि राजनीतिक तौर पे सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो बुल रन थी 5,000 से 9,000 तक वो लेकर आए, लेकिन अब वो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जाने की तैयारी में। चिंता मत कीजिए, इस पैसे का इस्तेमाल होगा ग्रोथ को पुश करने में। और दूसरी बात ये जरूर है कि कुछ दिक्कतें आ रही है अच्छे बिल्स को पास करवाने में, लेकिन सरकार की नीयत साफ है। पिछले पार्लियामेंट सेशन के खत्म होते ही दूसरे दिन ऑर्डिनेंस आ गए और इस बार भी शायद जरूरत पड़े तो सरकार ज्वाइंट सेशन बुलाकर बिल पास करवाने की कोशिश करेगी। हर अच्छे काम में थोड़ी मुश्किल आती है, शायद इस बार भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अंत भला तो सब भला। तो उम्मीद करें कि कुछ बेहतर होता हुआ दिखेगा। उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक बाजार इंतजार करेगा। पिछले 2-3 क्वार्टर से बुल्स ये सोच रहे थे अगले क्वार्टर में नंबर अच्छे आएंगे, और देखिए इस क्वार्टर के पहले क्या हुआ। आईटी कंपनियों ने, TCS ने जिस तरह का गाइडेंस दिया है, जो भी प्रीव्यूज अभी तक जो चर्चाएं हो रही हैं उसके मुताबिक नतीजे कमजोर ही रहेंगे, बैंक्स के NPAs और बढ़ेंगे। तो लगता नहीं कि
नतीजों से कहीं कोई मदद मिलेगी? इस बार तो भारत की मैक्रो तस्वीर पर तेजी हो रही है, बुल रन है, और ऐसे में हमें लगता है कि ये जो करेक्शन, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, ग्लोबल मार्केट्स या फिर कंपनियों की कमाई, दो तिमाहियों के बाद कंपनियों की कमाई यहाँ भी बेहतर होती हुई दिखेगी। और ऐसे में हमें लगता है कि जो करेक्शन के मौके आ रहे हैं वो बाजार में खरीदारी का मौका है। 400-500 पॉइंट की मंदी को मत देखिए, 4 से 5,000 पॉइंट की तेजी की तरफ नजर रखिए। तो ये मार्च का महीना जो लिक्विडिटी के लिहाज से टाइट रहता है, 3 हफ्तों की मंदी छोड़ दीजिए, 3 साल की तेजी देखिए। चलिए, अब मेरी कोई बात मत मानिए अनिल जी, लेकिन आप देखिए कि अब तो बिग बुल भी कह रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होने वाला है, अब तेजी होनी मुश्किल है। अच्छा, इफ यू हैव द कन्विक्शन एंड यू रेडी टू फेस पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट एंड यू होप टू हैव गुड रिटर्न, you got to go below the quality. You got to compromise quality. I'll compromise quality at a price. I mean, if someone gives me United Breweries, United Spirits at 200 crores market cap, I'll buy it even today. Even with that kind of corporate governance. बिल्कुल प्रदीप, लेकिन ना अगर बिग बुल मंदी में आ रहे हैं तो बाजार के सबसे बड़े मंदड़िये माने जाने वाले शंकर शर्मा फुल फ्लेज तेजी में आ रहे हैं, तो मामला बराबरी का है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। WPI आपका -2, -3% पे चलेगा, CPI 3%, नवनीत जी 5% बोले, मैं कहता हूं उससे भी हो सकता है 2% नीचे ही हो। तो फिर 8% देना अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे, 5% रियल यील्ड देना या 6% रियल रिटर्न देना इज टू हाई, राइट। अगर यूरोप के बॉन्ड यील्ड देखें सब 1%, 0.5%, 1.25% पे, उनकी करेंसी भी घट रही है, कम से कम हमारी करेंसी स्टेबल है। तो फिर ये बात लाजमी नहीं है कि 8% पे रहेगा ये यील्ड को घटना है, उसके चलते ही ये मार्केट 50% ऊपर जाएगा। और कश्मीर में मसरत आलम की रिहाई पर दिल्ली में जोरदार हंगामा, क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। भारत में बढ़ रही है अरबपतियों की लिस्ट, अमीर कैसे कमाते हैं पैसा, देखिए थोड़ी ही देर में। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को इस रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही विपक्ष के रिहाई के सवाल पर भी प्रधानमंत्री भड़के। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें चुप रहना पड़े। हम इन विषयों में वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलि दिया है, और इसलिए कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं, कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। वरिष्ठ पत्रकार और आउटलुक के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। 73 इयर्स के विनोद मेहता काफी समय से बीमार चल रहे थे। जाने माने पत्रकार विनोद मेहता अब हमारे बीच नहीं रहे। इंडिया टुडे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद मेहता ने न केवल आउटलुक बल्कि संडे ऑब्जर्वर, द पायनियर जैसे पत्र पत्रिकाओं का भी आगाज किया था। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। साथ ही वो पत्रकारों की संस्था एडिटर्स गिल्ड के भी अध्यक्ष रहे थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित जेके रेड्डी मेमोरियल पुरस्कार और यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनोद मेहता ने पत्रकारिता में काफी लंबे समय तक अपना योगदान दिया। आउटलुक ग्रुप के फाउंडर एडिटर विनोद मेहता ने आउटलुक को नई पहचान दिलाई। अभी हाल ही में एडिटर अनप्लग्ड नाम से उनकी किताब प्रकाशित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। विनोद मेहता की खासियत थी कि वो मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते थे, फिर बात पत्रकार बिरादरी की ही क्यों ना हो। आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में उनका यही अंदाज देखने को मिला। आइए देखते हैं उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से। हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो इतना बड़ा हो गया, इतने पर्चे आ गए, इतनी चैनल आ गए, और जो एडवर्टाइजिंग है उसका केक जो है वो इतना बड़ा है। तो अब 500 लोग उसी एक केक को खाना चाहते हैं। उसमें केक तो अच्छा, केक बढ़ रहा है लेकिन इतनी जोर से नहीं बढ़ रहा जितना से मीडिया बढ़ रहा है। तो ये इंसेन इंटेंस कंपटीशन नहीं है आजकल हमारे यहाँ मीडिया में, इंसेन कंपटीशन है, और चैनल आ रही है और अखबार आ रही है। चोरी और ईमानदारी के पैमाने पे आप हमारे संपादकों को इस वक्त जो एक ओवरऑल इंडेक्सिंग अगर करें तो कहां देखते हैं? सही देखिए, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन एक संपादकों की हिंदुस्तान पैसा तो एक तो करप्शन ऑफ मनी,
करप्शन ऑफ बीइंग क्लोज टू पावर, ये बहुत भारी करप्शन है। और हमारे संपादक चाहे पैसे वैसे के करप्ट ना हो, दे वांट टू बी क्लोज टू पावर। और मेरा जिंदगी भर में इतना एक ही है कि हम जर्नलिस्ट जो हैं नेशनल एजेंडा नहीं सेट करते। जैसे क्रिकेट मैच हो तो जर्नलिस्ट जो हैं उनको सबसे अच्छी सीटें जो हैं वो जर्नलिस्ट को मिल जाती हैं, लेकिन हम खेल नहीं रहे हैं, खिलाड़ी अलग हैं। खिलाड़ी जब होता ये है कि जो संपादक है वो स्पेक्टेटर से प्लेयर बन जाता है। और भारत में बढ़ रही है अरबपतियों की लिस्ट। अमीर कैसे कमाते हैं पैसा, देखिए इस ब्रेक के बाद। अगले 10 साल में भारत में अमीरों की संख्या 2 गुना बढ़ सकती है। नाइट फ्रैंक की सालाना वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अरबपतियों की बढ़ती गिनती में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। बढ़ती अमीरी के साथ निवेश की तरफ इन लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। तो कहां लगाते हैं अमीर अपनी दौलत, बता रही हैं कविता कृष्णन। भारत में अमीरों की गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल भारत में 1652 ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $3 करोड़ से ज्यादा है और 68 लोग बिलियनर हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट माने तो अगले 10 साल में इनकी गिनती 2 गुनी हो सकती है, यानी 2024 तक भारत में 3,371 अल्ट्रा HNI और 136 बिलियनर होंगे। खास बात यह कि इनमें से 24% का कहना है कि 2015 में वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन निवेश के लिए नहीं। ठप पड़े लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट के लिए ये अच्छी खबर है। लास्ट ईयर में हमने 3% प्राइस ग्रोथ देखा है मुंबई में। मेरे ख्याल से प्राइस ग्रोथ 3% ही शायद रहेगा, उससे ज्यादा प्राइस ग्रोथ तो नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो सेल परचेस का ट्रैक्शन होगा और इंटरेस्ट ऑफ UHNI जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो बढ़ेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से दैट बोर्ड्स वेल फॉर द रियल लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट। दरअसल रियल एस्टेट अब भी निवेश के लिए अमीरों की पहली पसंद है, लेकिन यहाँ भी बदलाव साफ दिख रहा है। शायद पहली बार 65% अमीरों ने बताया है कि वो मकान नहीं ऑफिस स्पेस में निवेश करना पसंद करेंगे। ये सीधी सी है कि अभी रेट्स क्लैरिफिकेशंस तो आ गया, बजट में भी आया है एंड फर्दर क्लैरिफिकेशंस भी आएगा इन टाइम्स टू कम। मेरे ख्याल से थ्रू रेट्स ऑफिस मार्केट में भी, रेसिडेंशियल छोड़ के ऑफिस मार्केट में भी हम ट्रैक्शंस देखेंगे। मकान और ऑफिस के अलावा खेती की जमीन भी अमीरों में निवेश के लिए टॉप पिक है। दूसरे एसेट्स की बात करें तो 2015 में ये धन कुबेर स्टॉक मार्केट और अपने बिजनेस में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। हालांकि सालों तक सबके पसंदीदा रहे सोने को अमीरों ने डाउनग्रेड किया है। 55% अमीरों के मुताबिक सोने में इस साल वो निवेश घटाएंगे। कविता कृष्णन, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।